Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor. And from today onwards, we will start our new subject economics, one of the important subject for UPSC preparation. हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा आज का फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम इकोनॉमिक्स के सिलेबस को देखेंगे, साथ में कुछ बेसिक इकोनॉमिक्स की टर्म्स को देखेंगे। सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स, ये आपका सिलेबस है इकोनॉमिक्स का फॉर यूपीएससी, जिसको हम अपनी अपकमिंग क्लासेस के अंदर कवर करेंगे वन बाय वन और इसी सीक्वेंस के साथ कवर करेंगे। कल के क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग, देन मॉनेटरी पॉलिसी, देन बैंकिंग, एंड उसके बाद ऐसे करके हम सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर हम इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस की बात करें यूपीएससी के अंदर, तो इकोनॉमिक्स आपके प्रीलिम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, और वही मेंस में बात करें तो आपको जो जीएस 3 का पेपर होता है उसके अंदर भी इकोनॉमिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। अब प्रीलिम्स में क्वेश्चंस की बात करें तो हम नॉर्मली मानकर चलते हैं कि आप नियर अबाउट 10 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से उम्मीद कर सकते हो कि इकोनॉमिक्स आपके 10 क्वेश्चंस प्रीलिम्स के अंदर आ सकते हैं। 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं और एक दो कम भी हो सकते हैं, बट हम ऑन एवरेज 10 to 12 क्वेश्चंस मान सकते हैं, और 10 to 12 क्वेश्चंस काफी ज्यादा हो जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग चाहिए सब्जेक्ट के लिए तो हम वो भी बनाएंगे और एग्जाम्पल के साथ हर चीज को वन बाय वन कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन सिंपल सा है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स है क्या? हिंदी में हम इसे अर्थशास्त्र कहते हैं। और इकोनॉमिक्स क्या होती है? एक टाइप होता है सोशल साइंस का ही, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई रिसोर्स है, उस रिसोर्स के अंदर सपोज करो आपके पास 10,000 रुपीज है, या फिर आपके पास कोई लैंड है। अब उस लैंड को या 10,000 रुपीज को आपको कैसे यूज करना है कि आपकी नीड्स भी फुलफिल हो जाए और फ्यूचर नीड्स के लिए भी एक रास्ता बन जाए। ये सारी चीजें जो हम करते हैं क्या है, यही इकोनॉमिक्स है कि हम अपने रिसोर्सेज को, बिकॉज रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, और उन लिमिटेड रिसोर्सेज से एज ह्यूमन हमें अपनी अनलिमिटेड चीजों को फुलफिल करना होता है। बिकॉज एक हमारी नेसेसिटी की कोई लिमिट नहीं होती। अगर हम सोचे कि नहीं, आज आपके पास पैसे नहीं है और आप सोचो कि यस मेरे पास 1 लाख रुपीज आ जाएंगे तो वो इनफ है, नहीं, ऐसा नहीं होता। जब हमारे पास 1 लाख आ जाएंगे हम सोचेंगे यस 2 lakhs होने चाहिए, 2 आ जाएंगे तो हम सोचेंगे 3 होने चाहिए। बिकॉज हमारी नेसेसिटी की, हमारे ग्रिड की कोई भी लिमिट नहीं है, बट रिसोर्सेज की लिमिट है। तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज को ही ऐसे यूज करना कि जो हमारी नीड्स भी फुलफिल हो जाए, साथ में फ्यूचर जनरेशन के लिए भी, या फिर फ्यूचर के लिए भी, चाहे हमारे खुद के फ्यूचर के लिए ही, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्सेज बच जाएं, ताकि वो भी उनको यूज कर पाए और हम ग्रोथ भी कर पाए। ये सारी चीजें ही किसके अंदर काउंट होती हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर। दैट डील्स विद, इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट चॉइसेस पीपल मेक एंड हाउ एंड व्हाई दे मेक देम व्हाइल मेकिंग परचेजेस। आप कोई भी परचेज करते हो, कोई भी चीज खरीदते हो, आपने वो क्यों खरीदी वो मैटर करता है। उसका यूज क्या है, उसको आप कैसे यूज करोगे, हर चीज किसके अंदर काउंट होती है, इकोनॉमिक्स के अंदर ही काउंट होती है। कि चीजें बन रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं, आप चीजों को यूज कर रहे हो, और उनके साथ साथ उन चीजों को डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हो। एवरीथिंग इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। सेंट्रल प्रॉब्लम यही है इकोनॉमिक्स की, दैट 3 क्वेश्चन होते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस क्या करना है जिससे हमें भी फायदा हो, फ्यूचर को भी फायदा हो और किसी को नुकसान भी ना हो, उसको कैसे करना है। एंड whom टू प्रोड्यूस, और किसको प्रोड्यूस करना है, किसको वो चीज देनी है। ये सब कुछ किस चीज के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई कंपनी बनाना चाहते हैं, आप पहले क्या सोचोगे, कैसे बनानी है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, कैसे बनाए। फिर उसके बाद जो भी बनाया, सपोज आपने स्किन केयर बनाया, आप उसके अंदर ही स्पेसिफाई करो ये स्किन केयर हमें किसको बेचना है और कैसे बेचना है, वो सारी चीजें। फिर उससे आपके परचेजेस होंगे, जो आपको इनकम आ रही है उसको फिर आपको अपनी कंपनी के अंदर कैसे यूज करना है। सब कुछ आप किस स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग देखोगे, इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से देखोगे कि क्या आपके लिए बेनिफिट है, आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, आपको चीजें कैसे टैकल करनी है। वो सब कुछ आपको कैसे पता चलता है, जब आपको
इकोनॉमिक्स की अच्छी नॉलेज होती है कि कैसे मार्केट वर्क्स करते हैं, कैसे आप प्रॉफिट कर सकते हो, कैसे आपको लॉसेस होंगे, या कैसे आपको एक रिलेशन बनाकर चलना है मार्केट के साथ, अपने सराउंडिंग्स के साथ, और सभी सर्विसेज को मेंटेन करना है। नॉर्मली इकोनॉमिक्स को दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया जाता है, एक आपकी होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्क क्या होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑफ द इंडिविजुअल और बिजनेस डिसीजंस। मतलब आप इंडिविजुअल भी हो सकते हो, इंडिविजुअल में आपके बिजनेस में इंक्लूड है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई कंपनी सेटअप की, अब उस कंपनी से सेटअप करने के लिए आप क्या चीजें देखोगे, गुड्स एंड सर्विसेज देखोगे कि हाँ कैसे हमें चीजों को बनाना है, कैसे मार्केट के अंदर बेचना है। आप क्या देखोगे, आप सिर्फ देखोगे अपने बिजनेस का फायदा, कि आपकी कंपनी कैसे ग्रोथ पर आए और आप कैसे ग्रोथ कर सको एक रिलेशन बनाकर। तो वो एक पर्टिकुलर एक एरिया की बात हो गई कि आपने कोई भी कंपनी बनाई, चाहे वो आपने सोचो आपने कोई क्लोथिंग ब्रांड बनाया, तो आपको क्या मतलब है कि बाकी किसी कंपनी से आपको मतलब नहीं है, बाकी किसी एरिया से आपको मतलब नहीं है, आपको सिर्फ क्लोथिंग सेक्टर से मतलब होगा कि क्लोथिंग सेक्टर के अंदर आप कैसे सस्टेन कर पाओ, क्लोथिंग सेक्टर से रिलेटेड चीजों को आप कैसे सस्टेन करो, साथ में कैसे सर्विसेज को प्रोड्यूस करोगे, साथ में कैसे प्रॉफिट बनाओगे, कैसे लॉस बनाओगे। तो क्या हो गया, एक पर्टिकुलर सेक्टर की बात हो गई। तो वो किसके अंदर आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। जब हम एक पर्टिकुलर जगह की, एक इंडिविजुअल बिजनेस की, एक इंडिविजुअल थिंग की बात करते हैं, तो वो आपका आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर आप सिर्फ क्या देखते हो, सप्लाई एंड डिमांड देखते हो। सप्लाई आपको ज्यादा करनी है, अगर डिमांड ज्यादा होगी, आप सिर्फ सप्लाई और डिमांड के रिलेशन को समझने की कोशिश करते हो, आप प्राइजेस के ऊपर ध्यान देते हो, आप प्रॉफिट्स के ऊपर देखते हो, और आप इंडिविजुअल ग्रोथ की बात होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। वही जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, वहां पूरी इकोनॉमी की बात होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमें बात करनी है इंडिया की इकोनॉमी की, तो ऐसा नहीं हम किसी इंडिविजुअल किसी सेक्टर को देखेंगे, नहीं, हम सभी सेक्टर्स को देखेंगे। हम क्लोथिंग सेक्टर को भी देखेंगे, हम फूड इंडस्ट्री को भी देखेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री को भी देखेंगे, हम सर्विस सेक्टर्स को भी देखेंगे, हम हेल्थ केयर के ऊपर भी देखेंगे, हम एजुकेशन को, जितने सेक्टर्स हैं सभी को कंबाइन कर कर हम हर चीज को एनालाइज करेंगे जब हम किसकी, पूरी टोटल इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होगी, स्टडी ऑफ द परफॉर्मेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द होल इकोनॉमी, जिसके अंदर हर चीज आ जाती है, जिसके अंदर आप मेनली हर चीज पर देखोगे कहाँ इन्फ्लेशन है, इंटरनेशनल लेवल पर कौन सी चीज ज्यादा डिमांड में है, कौन सी कम है, कौन सी चीज को एक्सपोर्ट करना इंडिया के लिए अच्छा है, कौन सी चीज को इंपोर्ट करने में हमारी कंट्री का नुकसान है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट की रीजन क्या है, कौन से एरिया के अंदर पोवर्टी ज्यादा है, कौन से एरिया के अंदर पोवर्टी कम है, किस चीज की नीड ज्यादा है, किस चीज की नीड कम है। एक कंप्लीट हमें पूरे कंट्री की इकोनॉमी को मेंटेन करना है, पूरे कंट्री की चीजों को हमें मेंटेन करना है, वहां पर हमें बेसिक नीड्स का भी ध्यान रखना है, अच्छी फैसिलिटीज को भी देखना है, पूरा ओवरऑल हमें सारी चीजें देखनी है। तो वो आपका होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम पर्सनली यूपीएससी पे बात करें तो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस और वेटेज ज्यादा होती है यूपीएससी में, माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स को बहुत कम प्रेफरेंस दी जाती है। आपको मेनली फोकस, मैक्सिमम जो टॉपिक्स होते हैं वो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही होते हैं, जो आपको यूपीएससी के लिए या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा फोकस माइक्रो इकोनॉमिक्स पर ही दिया जाता है, अगर आपका इकोनॉमिक्स एज ऑप्शनल नहीं है। तो अगर एज ऑप्शनल आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को चूज करते हो तो आपको दोनों को ही इंपॉर्टेंस देनी है, बट नॉर्मली प्रीलिम्स और मेंस के जीएस 3 के लिए आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस मैक्रो इकोनॉमिक्स को देनी है। अब स्कूल ऑफ थॉट्स की बात करें इकोनॉमिक्स में, तो काफी स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, लेकिन मेनली हम दो व्यू लेते हैं, एक क्लासिकल व्यू, एक होता है किनेशियन व्यू। क्लासिकल व्यू का क्या मतलब होता है कि ये बिलीव करता है फ्री मार्केट में, कि जो मार्केट्स है ना वो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, उनके ऊपर कोई गवर्नमेंट की ज्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, और वो प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से खुद ही काम करे। जो चीज प्रॉफिट में है वो ठीक है, जो लॉस में है वो ठीक है, सब कुछ मार्केट जो है वो खुद वर्क करे और उसके अंदर गवर्नमेंट का इंटरफेयर ज्यादा ना हो। ये आपका कहता है क्लासिकल व्यू। अब इंडिया के अंदर हम
क्लासिकल व्यू को अप्लाई करते हैं? नहीं करते, बिकॉज हमारी गवर्नमेंट हर चीज पर टैक्स अप्लाई है, अलग अलग प्रोडक्ट्स पे अलग अलग टैक्स है। सिगरेट्स अगर हार्मफुल होती हैं तो सिगरेट के ऊपर टैक्स ज्यादा है, जो बेसिक नीड्स की चीजें होती हैं उनके ऊपर टैक्सेस गवर्नमेंट कम लगाती है। और भी मार्केट के बहुत सारे अलग अलग रूल्स हैं कि आप ऐसी कोई चीज को सेटअप करोगे, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, अगर आप कोई हेल्थ से रिलेटेड चीज को सेटअप मार्केट में कर रहे हो तो उसके लिए आपको अलग परमिशंस लेनी पड़ती हैं, लाइसेंस की चीजें हैं। तो यस, एक अच्छा खासा इंटरफेयर गवर्नमेंट का हमारे इकोनॉमी के अंदर, इंडिया के अंदर रहता है। तो हम कह सकते हैं कि क्लासिकल व्यू को हम नहीं अपनाते, पर ये एक व्यू है जिसका मतलब यही है कि मार्केट्स फ्री होनी चाहिए, गवर्नमेंट का इंटरफेयर बहुत ही कम होना चाहिए। वही कीनेशियन व्यू क्या कहता है कि मार्केट्स अच्छी तरह से बिहेव नहीं कर पाएंगी, वर्क नहीं कर पाएंगे अगर गवर्नमेंट का अच्छा खासा इंटरफेयर नहीं होगा। बिकॉज अगर गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होगा तो मार्केट सिर्फ एक वे में बिहेव करेंगी, रिसोर्सेज को अच्छी तरह से फेयर तरीके से एलोकेट नहीं करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप मानो आपके पास गवर्नमेंट की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, या फिर स्कूल्स हैं, अगर गवर्नमेंट स्कूल्स ना हो, सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स हो, तो वो अपनी, उनके ऊपर भी गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन ना, अपनी मर्जी की फीस रखेंगे वो। फिर क्या होगा, सिर्फ जो रिच क्लास है वही फिर एजुकेशन ले पाएगी। तो एक क्लास को एजुकेशन मिलेगी, दूसरी क्लास को तो एजुकेशन ही नहीं मिलेगी, बिकॉज गवर्नमेंट का कोई रोल है नहीं और दूसरी क्लास के पास पैसे है नहीं। तो ये गवर्नमेंट का इंटरफेयर ही है कि इंडिया के अंदर सभी के पास एजुकेशन का हक है। प्राइवेट स्कूल्स हो, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर भी आपने देखा होगा तो एक अलग से पोर्शन होता है, स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं। वो सारी चीजें क्यों होती हैं? बिकॉज वो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है कि एजुकेशन का राइट सबको है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं, ताकि हेल्थ केयर का हक सभी को है, हेल्थ फैसिलिटीज का हक सभी को है। एक गरीब को, एक पुअर क्लास को भी बेसिक नीड्स फुलफिल करने का हक है। तो गवर्नमेंट का इंटरफेयर कहीं ना कहीं जरूरी है अगर आपको पूरे इकोनॉमी के अंदर एक बैलेंस बना के रखना है। तो सिंपल सा व्यू है। काइनेशियन व्यू क्या है कि यस, गवर्नमेंट का थोड़ा इंटरफेयर होना चाहिए ताकि सभी को रिसोर्सेज अच्छी तरह मिल सके। और क्लासिकल व्यू कि गवर्नमेंट का इंटरफेयर थोड़ा सा लिमिटेड होना चाहिए। अब टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो हमारे मेनली 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिज्म और एक मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या बात करती है? ये बात करती है एक कॉन्सेप्ट पे, लाइसेंस फेयर, जिसको आप पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर भी स्टडी करते हो, मींस लिबर्टी, मींस फ्रीडम। अब ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? एडम स्मिथ ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। इसके अंदर है सिंपल सा वही क्लासिकल व्यू ही है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर की गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, जो मार्केट है वो प्रॉफिट्स के ऊपर काम करेगी। जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी और जिस चीज की डिमांड ज्यादा है उस चीज के रेट्स हाई हो जाएंगे, उस चीज की सप्लाई की जाएगी उस चीज के रेट्स हाई हो जाएंगे। जिस चीज की डिमांड कम है उसके रेट्स भी कम हो जाएंगे। मतलब टोटली जो भी आपका डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट होता है, जिसको हम अपकमिंग क्लासेस में बहुत अच्छी तरह कवर करेंगे, सिर्फ उसके ऊपर वर्क करना है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर ये मतलब नहीं है कि ओ ये एक क्लास है, इनके पास बेसिक नीड्स के लिए भी, रोटी कपड़ा मकान के लिए भी पैसे नहीं है, डजेंट मैटर, नहीं है तो नहीं है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर उनके लिए कोई जगह भी नहीं है। फिर उनको क्या मतलब है, आपके पास पैसे हैं, आप गए, आपने प्रोडक्ट को परचेज किया, उनको सिर्फ उनके प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर जो चीज काम करती है, जो प्राइवेटाइजेशन होती है। जैसे हम आज के टाइम पे कहते हैं कि आप किसी प्राइवेट स्कूल में जाते हो, आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो, या आप किसी अच्छे क्लोथिंग ब्रांड के अंदर जा रहे हो कोई भी, तो उनको है आपकी क्लास क्या है, आप कितने कमाते हैं, आपके पास कितने पैसे, उनको मतलब नहीं है। आप किसी भी क्लोथिंग ब्रांड में जाओगे, जितना बिल है आपको उतना देना पड़ेगा। एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जो बिल है वो आपको देना ही पड़ेगा, आपका बिल माफ नहीं होता, बिकॉज उनको मतलब उनके पैसे से ही है, प्राइवेटाइजेशन से ही है, सिर्फ इकोनॉमी से, उनके प्रॉफिट से मतलब है कि हाँ आप उनको पैसे दोगे, वो आपको इलाज देंगे, आपको सर्विस देंगे और उनका प्रॉफिट होगा। वही हम गवर्नमेंट में जाते हैं तो उनको प्रॉफिट से ज्यादा हमारी हेल्थ से मतलब होता है और वो हमारे लिए फ्री सर्विसेज देते हैं। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल अबाउट प्राइवेटाइजेशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस, जो सिर्फ डिमांड और सप्लाई के लॉ के ऊपर काम करती है। कि अगर सपोज करो कॉफी की डिमांड इंक्रीज हो गई
तो कॉफी का बिजनेस भी इंक्रीज हो जाएगा, कॉफी के प्राइजेस इंक्रीज होंगे और वो कॉफी के परचेज से, कॉफी के प्रोडक्शन से प्रॉफिट कमाया जाएगा। वहीं अगर टी की डिमांड डिक्रीज हो गई तो फिर टी के प्राइसेस में भी इफेक्ट आ जाएगा और टी के प्रोडक्शन के अंदर भी इफेक्ट आ जाएगा उनको, बिकॉज वो सिर्फ उस चीज के लिए काम करते हैं जहां पर उनको प्रॉफिट दिखता है। दिस इज ऑल अबाउट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की जो बेसिक नीड से ज्यादा प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिमांड एंड सप्लाई के लॉ पे वर्क करती है। वही सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, जिसके अंदर ये होता है कि सभी के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। जैसे रोटी कपड़ा मकान है तो वो सभी को मिलना चाहिए, उसको नहीं कि जिसके पास, अरे इसके पास पैसा है तो इसको मिले, जिसके पास नहीं है उसको ना मिले, नहीं, सबके अंदर सारी चीजें इक्वली डिवाइडेड होनी चाहिए, सभी की बेसिक नेसेसिटी को हमें फुलफिल करना चाहिए। ये आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी कहती है। वहीं अगर अब हमसे पूछे इंडिया ने कौन सी इकोनॉमी को अडेप्ट किया, तो इंडिया के अंदर है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी, कि आप प्राइवेटाइजेशन भी करो लेकिन आप सोशलिस्ट इकोनॉमी को भी पीछे मत छोड़ो, बिकॉज बेसिक नीड्स पर सबका अधिकार है। तो जो एक बीच की इकोनॉमी होती है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, उसको इंडिया फॉलो करता है। इसीलिए हमारे कंट्री के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो कैपिटलिस्ट चीजों को शो करते हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं जो कैपिटलिस्ट क्लास को शो करते हैं, प्रॉफिट्स के लिए लॉ एंड डिमांड एंड सप्लाई के लॉ पे काम करते हैं। तो वही हमारे कंट्री के अंदर काफी चीजें गवर्नमेंट भी हैं जो सोशलिस्ट इकोनॉमी को प्रमोट करते हैं, बेसिक नीड्स के लिए करते हैं। जैसे आपके रेलवेज हैं, अब रेलवेज के अंदर आपको सभी टाइप की ट्रेन आपको मिलती हैं। ट्रेन ऐसी हैं जिनकी जो टिकट है अगर वो 10,000 है जस्ट फॉर 100 किलोमीटर, तो आपको ट्रेन ऐसी भी मिल जाएंगी जिनकी टिकट सिर्फ आपकी 200 to 300 रुपीज है। तो इंडिया एक बैलेंस बनाकर चलता है दोनों इकोनॉमीज के बीच में। अगर हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे क्लासिक कैफेज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ पर सिर्फ कुछ रिच क्लास ही जा सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं और उनका बिल आता है 20,000, तो वही हमारी कंट्री के अंदर आपको ऐसी भी जगह मिलेंगी जहाँ पे आपको फ्री फूड भी मिलता है गवर्नमेंट की साइड से। तो इंडिया एक बैलेंस बनाकर इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी के पैटर्न को फॉलो करती है कि हमें सोशल एम्स भी फुलफिल करने हैं, साथ में कंट्री की ग्रोथ के लिए हमें प्राइवेटाइजेशन करना भी जरूरी है, प्राइवेट कंपनीज का होना भी जरूरी है। स्ट्रक्चरल कंपोजिशन क्या होती है इकोनॉमी की? मेनली इकोनॉमी के अंदर जितने चीजें हैं उनको 5 सेक्टर्स के अंदर, सिटी सर्विसेज उनको 5 सेक्टर्स के अंदर डिवाइडेड किया जाता है। पहला है आपका प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर वो होता है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका डायरेक्ट यूज करना, वो हमारा होता है प्राइमरी सेक्टर। सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज को निकाला और उनको यूज किया, वो हो गया हमारा प्राइमरी सेक्टर। इसी को हम एक्सट्रैक्शन सेक्टर भी कहते हैं, बिकॉज हम रॉ मटेरियल्स को नेचुरली नेचर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, नेचर का डायरेक्ट यूज हम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम फार्मिंग करते हैं तो उसके अंदर आज तो बहुत टेक्नोलॉजी है, बट नॉर्मली अगर हम देखें तो बिना टेक्नोलॉजी के भी हम फार्मिंग कर सकते हैं। हमारे पास बहुत फर्टाइल सोइल है, सोइल एक नेचुरल रिसोर्स है जिसको हम डायरेक्ट यूज करते हैं और हम फार्मिंग कर सकते हैं। तो नॉर्मली प्राइमरी सेक्टर के अंदर आपकी 3 चीजें इंक्लूड है। एक आपका एग्रीकल्चर जिसके अंदर आपकी फार्मिंग, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री इंक्लूड है, माइनिंग एंड लास्ट इज ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन की जो हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज को निकालना ही आपका किस में आता है? प्राइमरी सेक्टर में आता है। जो लोग प्राइमरी सेक्टर के अंदर काम करते हैं उनको बोला जाता है रेड कॉलर वर्कर्स। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी सेक्टर, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग की चीजें हैं, जो आपका कॉटन है, अब कॉटन से जो कॉटन क्लॉथ्स बनते हैं, जो कॉटन क्लॉथ्स कहाँ बनेंगे? मैन्युफैक्चर होंगे ना, मशीन से कॉटन, मशीन की हेल्प से कॉटन को पूरे कॉटन क्लॉथ्स के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। तो वो चीजें आपकी आती हैं सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, जिसके अंदर आपकी मैन्युफैक्चरिंग आ गई, इलेक्ट्रॉनिक्स की, टेक्सटाइल्स की, ऑटोमोबाइल्स की, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज आ गई, जो ये बिल्डिंग्स आपकी बनती हैं, कोई भी किसी भी चीज की बिल्डिंग, आपके घर बन रहे हैं या फिर कोई प्राइवेट बिल्डिंग है या फिर कोई रेस्टोरेंट के लिए बिल्डिंग, हॉस्पिटल के लिए बिल्डिंग, एवरीथिंग इंक्लूडेड, एंड यूटिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस,
ये सारी चीजें भी आपकी किस में आती हैं, सेकेंडरी सेक्टर में। जो लोग सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं वो आपके होते हैं ब्लू कॉलर वर्कर्स। टर्सरी सेक्टर में क्या होता है, सिंपल सी बात है, कॉटन है, कॉटन को कैसे प्रोड्यूस किया, किसने प्रोड्यूस किया, प्राइमरी सेक्टर ने, एग्रीकल्चर से। वही कॉटन क्लोथ्स कहाँ बन रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर में, मतलब किसी भी कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मशीन्स बना रही है, मशीन्स के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, वो आपका सेकेंडरी सेक्टर हो गया। अब जो कॉटन हमने एग्रीकल्चर से निकाली उसको बिल्डिंग तक, मतलब उसको उन मशीन्स तक लेकर भी तो जाना पड़ेगा, उन मशीन्स तक जहां भी वो मशीन सेटअप होंगी जिस भी बिल्डिंग के अंदर, वहां तक लेकर जाना पड़ेगा। कैसे लेकर जाओगे, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर जाओगे। तो ट्रांसपोर्टेशन किस में इंक्लूड होता है, टर्सरी सेक्टर में। तो टर्सरी सेक्टर क्या होता है, जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एक रिलेशन बनाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के अंदर एक रिलेशन बनाता है, चीजों को जोड़ कर रखता है, चाहे आपका ट्रांसपोर्टेशन का काम हो गया या फिर आपकी जो टीचिंग एक्टिविटीज हो गई, बाकी अदर सर्विसेज हो गई, वो सभी किसके अंदर इंक्लूड होती है, टर्सरी सेक्टर के अंदर इंक्लूड होती हैं। और टर्सरी सेक्टर के अंदर जो लोग काम करते हैं उनको क्या कहते हैं, व्हाइट कॉलर वर्कर्स। नेक्स्ट है क्वार्टनरी सेक्टर। इसमें हम लेते हैं जो कुछ इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट होते हैं इकोनॉमी के अंदर, उनको हम यहाँ पर काउंट करते हैं। जैसे आपका एजुकेशन आ गया, कुछ इकोनॉमिस्ट हो गए, एनालिस्ट हो गए, कोई रिसर्च के से रिलेटेड हो गए, R&D डिपार्टमेंट से हो गए, टेक्नोलॉजी से काम करने वाले, जो टेक्नोलॉजी को बनाने वाले। अब मशीन के साथ काम करने वाले को तो हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंक्लूड करते हैं, बट उस मशीन को जिसने बनाया, जिसने इतना दिमाग अपना यूज किया कि हम ऐसे बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी को हम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, वो किस में इंक्लूड होंगे, क्वार्टनरी सेक्टर के अंदर इंक्लूड होंगे। वहीं आपका फिफ्थ वन होता है क्वाइनरी सेक्टर। इसके अंदर हम लेते हैं डिसीजन मेकिंग, जो इकोनॉमी से रिलेटेड डिसीजंस बनाने वाले होते हैं, हम उनको लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो डिसीजन है वो कौन बना सकते हैं, डॉक्टर्स ही बना सकते हैं, बिकॉज उन्हीं को उस चीज की नॉलेज है। तो जो बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स होंगे, जो हेल्थ मिनिस्टर होंगे, वही उस चीज को लेकर डिसीजन बनाएंगे। तो जो डिसीजन मेकिंग होते हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर। अब एक मीडिया है, मीडिया भी तो अपना एक डिसीजन ही बनाती है, एक कोई भी सिचुएशन है उसके ऊपर एक अपना पर्सपेक्टिव, हर चीज को कंबाइन करके हर चीज को शो करती है। तो जो डिसीजन मेकिंग क्लास है उसको हम इंक्लूड करते हैं क्वाइनरी सेक्टर के अंदर। और क्वाइनरी सेक्टर के अंदर जो लोग एंगेज होते हैं उनको हम कहते हैं गोल्ड कॉलर वर्कर्स। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आज हमने सिर्फ इकोनॉमिक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया, कुछ फंडामेंटल्स को देखा एक स्टार्ट करने से पहले। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। PDF आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। कोई भी डाउट हो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। कल से हम फुल फ्लैश तरीके से अपनी इकोनॉमिक्स को सब्जेक्ट को प्रोसीड करेंगे। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस है, बट इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर UPSC ऑल्सो और इन जनरल लाइफ ऑल्सो। और इकोनॉमिक्स की नॉलेज होना भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई